गोरकी की कहानी है 26 आदमी और एक लड़की। इस लड़की की कहानी लिखते मुझे वो कहानी याद आ गई। रोटी के एक पिंजड़ानुमा कारखाने में 26 मजदूर सूअर से भी बदतर हालत में रहते हैं और काम करते हैं। मालिक की जवान लड़की जब निकलती है वे सब सीखचों से उसे देखते हैं। जीवन के रेगिस्तान में थोड़ी हरियाली आती है। वे उसे देवी जैसी पूजते हैं, अलग अलग और इकट्ठे उससे प्रेम करते हैं। एक दिन जब वो अपने उच्च वर्गीय प्रेमी के साथ बाहर निकलती है वे आदतन उसे झांकते हैं। लड़की कहती है सुअर कहीं के, और प्रेमी के साथ चली जाती है। पर जिस लड़की की कहानी मैं लिख रहा हूं वो बड़े आदमी की लड़की नहीं, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी लड़की है। पिता सरकारी नौकर है, पत्नी बच्चे पैदा करने में गांधारी की स्पर्धा करती है। गांधारी ने अंधे पति से 100 बेटे पैदा कर दिए थे। इस औरत ने जवानी में ही आंखों वाले पति से 4 पैदा कर दिए हैं। 5वें का शिलान्यास हो गया है। मरियल है, पूरा खाने को नहीं मिलता, शरीर में खून नहीं, हड्डी ही हड्डी है। बड़ी लड़की विशेष दुर्बल नहीं है, वही खाना बनाती है। माँ तो लगातार प्रसूति में ही रहती है। लगता है लड़की खाना बनाते बनाते एक आध रोटी ज्यादा निगल लेती है। रोटी बड़े बड़े क्रांतिकारियों को कमजोर बनाती है। लड़की छरहरी है, सुंदरी है और गरीब की लड़की है। मोहल्ला ऐसा है कि लोग 12-13 साल की बच्ची को घूर घूर कर जवान बना देते हैं। वो समझने लगती है कि कहाँ घूरा जा रहा है, तो उन अंगों पर ध्यान देने लगती है। ब्लाउज को ऊंचा करने लगती है, नीचे कपड़ा रख लेती है, कटाक्ष का अभ्यास करने लगती है। पल्लू कब खसकाना है और कैसे खसकाना है यह अभ्यास करने लगती है। घूरने से शरीर बढ़ता है, आंखें बड़ी ताकतवर होती हैं। रहीम ने कहा है, रहीमन मन महाराज के दृग सो नहीं दीवान, जाहि देख रीझे नयन मन ते ही हाथ बिकान। लड़की को बाकी घूरने वाले अब हताश होकर कहीं और घूर रहे हैं। अब कुल 5 दीवाने बचे हैं जो सामने बैठते या चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाता प्रेमी बैठे प्रेमी से सवाया पड़ता है, क्योंकि वो मेहनत करता है, फिर परंपरा से कूचे की खाक छानता चला आ रहा है। लड़की 18 साल की हो रही है, उभार पर है। छज्जे पर आकर देखने लगती है तो उपस्थित दीवाना समझता है कि मेरे लिए ही खड़ी है और मुझी को देख रही है। 5 दीवाने एक साथ सिर्फ शाम को होते हैं, क्योंकि वे दिन में काम पर जाते हैं। दिन में जो हाजिर होता है वो छज्जा देखता रहता है, आंखें मिलाता है, हाव भाव करता है। सामने एक अधेड़ जनरल मर्चेंट की दुकान है, नीचे क्रॉकरी की। क्रॉकरी वाला जवान है, मगर उसकी मुसीबत यह है कि छज्जा सिर के ऊपर पड़ता है। जनरल मर्चेंट के बगल में किताबों की दुकान है, जिसका मालिक 40 साल का खूबसूरत आदमी है। ठीक सामने के 2 कमरे के मकान में एक जवान आदमी रहता है, जो बीमा कंपनी में काम करता है और 500-600 रुपए कमा ही लेता है। ये 3-4 घंटे ही बाहर रहता है, बाकी समय घर में काटता है। कुआरा है। घर के सामने एक हलवाई की दुकान है। 50 पर पहुंचता होगा, पर वो भी दीवाना है। दीवाना नंबर 1। इसे कुल 3-4 घंटे का काम है। माल यहां से वहां सप्लाई करके बरी हो जाता है और जनरल मर्चेंट की दुकान पर आकर बैठ जाता है। आर्थिक कठिनाई में रहता है। इसने दाढ़ी बढ़ा ली है। दाढ़ी अलग अलग तरह की होती है। प्रेमी की दाढ़ी अलग, मुल्ला की अलग और मुफलिस की अलग। इसने प्रेमी की दाढ़ी बढ़ा ली है, ट्रिम करवाता है। दाढ़ी दीन भी होती है और रौबदार भी। ये दाढ़ी वाले के व्यक्तित्व और आंखों के भाव से मालूम हो जाता है। कुछ दाढ़ियां क्षमा याचना करती मालूम होती हैं। इस प्रेमी का विश्वास है कि दाढ़ी बढ़ाकर आंखों में भिखारीपन लेकर औरत का सामना करो तो वो आकर्षित हो जाती है। ये दाढ़ी और दीनता लिए कभी दुकान पर बैठकर छज्जा देखता रहता है या फिर सामने की सड़क पर टहलता रहता है। ये सही है कि कुछ औरतों को दाढ़ी पसंद होती है। मैंने सुना है कि कुछ औरतें पति की दाढ़ी को इतना पसंद करती हैं कि सुबह दाढ़ी में टूथपेस्ट लगाकर उसी से ब्रश कर लेती है। ये प्रेमी सिर्फ देखता है। वो छज्जे पर ऑक्सीजन लेने आती है तो दाढ़ी वाला समझता है कि वो उसी को देखने आई है और दीन हो जाता है। दाढ़ी वाले को कभी कभी लड़की का सामीप्य प्राप्त होता है। नीचे के नल से लड़की का भाई बाल्टियां भरकर ऊपर ले जाता है। कभी वो नहीं होता, लड़की पानी भरने आती है, तब दाढ़ी वाला प्रेमी पानी की बाल्टियां उठाकर दरवाजे तक रखाता है। वो कहती है, बड़ी तकलीफ की तुमने भैया। दाढ़ी वाला भैया संबोधन से बहुत डरता है, कहीं राखी ना बांधने लगे। दाढ़ी वाले प्रेमी को 7-8 घंटे जनरल मर्चेंट की दुकान पर बैठने के लिए बहाना चाहिए। वो कहता है कि
बड़े भैया मैं तो फुर्सत में रहता हूं, कुछ काम हो तो बता दिया करिए। दुकानदार उसे पार्सल छुड़ाने और माल सप्लाई करने भेज देता है। सेठ ने बाहर का काम करने वाले नौकर को निकाल दिया। दीवाना नंबर 2, ये 30 साल के लगभग है। गोरा और साधारणता देखने में अच्छा है। इसे दूसरों से कुछ ज्यादा सुविधाएं भी हैं और कुछ सुविधाएं भी। सुविधा यह है कि वह रुपए उधार दे देता है, पर उधार लेने लड़की का बाप आता है। वो चाहता है कि लड़की आए, कहता है कि तुम क्यों तकलीफ करते हो, बच्चे को भेज दिया करो। बाप खुद ही उधार लेने आता है या लड़की की मां आ जाती है। असुविधा इस दीवानों को यह है कि लड़की ऊपर रहती है, वो उसे देख नहीं सकता। पीछे की तरफ जाता है तो वहां ऊपर लकड़ी की जाली लगी है, लड़की उसे दिखती नहीं। मजबूरी में वो पुस्तक प्रेमी हो गया है। वो सामने की किताब की दुकान पर बैठता है 1 आध घंटे और मुआवजे के रूप में गुलशन नंदा की कोई किताब खरीद लाता है। इधर एक तरीका उसने और निकाला है। सब्जी का ठेले वाला थोड़ी दूर पर जहां खड़ा होता है, क्रॉकरी वाले ने सोचा कि ठेले वाला यहां भी खड़ा हो तो वो सब्जी खरीदने नीचे आया करेगी। उसने ठेले वाले से कहा कि इधर भी खड़े रहा करो। उसने उम्मीद की कि भाव ताव को लेकर बात होगी, कभी उसके पास पैसे ना होंगे तो मैं उधार में दिला दूंगा और बाद में चुकारा कर दूंगा। ठेले वाले ने कहा कि यहां भाई साहब खरीदने वाले ही नहीं है। दीवाने ने कहा कि है क्यों नहीं, एक रोज देखो तो। ठेले वाला दरवाजे के पास खड़ा होकर आवाज लगाने लगा। लड़की ऊपर से आई। उसने पूछा आलू क्या भाव दिए। इतने में दीवाना क्रॉकरी के ग्राहक को छोड़कर ठेले के पास आ गया। प्रेम में बड़ा त्याग करना पड़ता है, ग्राहक खोना पड़ता है। ठेले वाले से कहा कि ठीक भाव से देना और लड़की से आंखें मिलाने लगा। लड़की ने कहा पाव किलो आलू दे दो। सब्जी वाला निराश हुआ। क्रॉकरी वाला नैतिक संकट में आ गया। उसने कहा कि 1 किलो दे दो, बाकी पैसे कल ले जाना। सब्जी वाले ने भरोसा कर लिया। उसने 1 किलो तौल दिए, पर सब्जी वाले को रोज वहां रोकने के लिए इतनी खरीद काफी नहीं थी। क्रॉकरी वाले ने लड़की के बाकी पैसे दिए और घर के लिए 2-3 किलो सब्जी और खरीद ली। उसे भरोसा हो गया कि सब्जी वाला अब रोज यहां खड़ा होगा और मेलजोल बढ़ेगा। पर प्रेम का रास्ता कांटों का रास्ता है। पता नहीं इस सनातन मार्ग पर कब कंक्रीट की सड़कें बनेंगी। अभी भी प्रेम में कांटों भरी पगडंडी पर से चलना पड़ता है। योजना आयोग को अगली योजना में प्रेम की कंक्रीट की सड़कों का प्रावधान करना चाहिए। बात यह हुई कि जब क्रॉकरी वाला जवान दोपहर की सब्जी लेकर घर पहुंचा और उसके पिता ने सब्जी देखी तो डांटा, तुझसे किसने कहा था सब्जी ला, ये कचरा उठा लाया। बात यह है कि पिता रिटायर्ड बेकार आदमी है। वो सुबह झोला लेकर सब्जी बाजार चल देते हैं, 10 दुकानें देखते हैं और बढ़िया सब्जी खरीद कर लाते हैं। नतीजा प्रेमी के लिए बुरा हुआ। दूसरे दिन से उसने सब्जी खरीदना बंद कर दिया और ठेले वाले ने वहां रुकना बंद कर दिया। अब ऊपर के परिवार को सब्जी चाहिए तो छोटी लड़की दूर खड़े ठेले से पाव किलो खरीद लाती। अब इस दीवाने को कुल इतना सहारा है कि सामने की किताब की दुकान पर बैठे देखे और नजर बचाकर हल्का सा इशारा कर दे। दीवाने अपने बर्ताव से लड़की को चतुर बनाए दे रहे हैं। भोली लड़की सुविधा की होती है, उसे पटाना आसान होता है, पर ये दीवाने उसे काइयां बना रहे हैं। ये इन्हीं के हित के विरुद्ध जा रहा है। अब वो लड़की आसान नहीं रही। दीवाना नंबर 3, ये सामने वाला हलवाई है। निहायत गंदी चड्डी और मैल से काली बनियान पहनकर भट्टी के सामने सवेरे बैठ जाता है। दाढ़ी खिचड़ी है और कई दिन तक बनाता नहीं है। दांत पीले हैं, नाक को नाक नहीं आलू बंडा खा जा सकता है। जलेबी के बाद वो आलू बंडे और भजिए बनाता है। ये विकट दीवाना है। छज्जी की तरफ देखते हुए कढ़ाई में चमचा चलाता है। जलेबी जल भी जाती है। कभी कच्चे कच्चे आलू बंडे निकाल लेता है। तेल खाली जलाता रहता है और छज्जे पर लड़की को देखता रहता है। फिर उसे जलेबी दिखाकर अपने पीले दांतों से हंसता है। समझता है गरीब की लड़की है, आकर जलेबी ले जाएगी, पर वो नहीं आती। एक दिन छोटी लड़की को उसने जलेबी दे दी। कहने लगा सब लोग बांट कर खाना। उसका मतलब था कि वो महबूबा भी खा ले, पर महबूबा ने छोटी को डांट दिया। फिर उससे जलेबी लेगी तो पिट जाएगी। इधर ये दीवाना पीले दांत निकाले और नथुने फैलाए छज्जी की तरफ देख रहा था कि वो अब आई, पर वो नहीं आई। तब दीवाना दुकान के इस कोने उस कोने खड़ा होकर देखने लगा कि भीतर ही दिख जाए। लड़की सब कुछ भीतर से देख रही थी।
आखिर वो बाहर छज्जे पर आकर खड़ी हो गई और हलवाई की तरफ देख लिया। वो कृतार्थ हो गया। उस वक्त अगर वो आकर कह देती कि मैं तुम्हारा तला हुआ हाथ खाऊंगी, तो वो पंजा तलकर उसे खिला देता। लोग उससे पूछते हैं, तुम्हारी उम्र कितनी है चचा? 50 के पार तो होगी ही। तो कहता है, अरे 30 से ऊपर नहीं है। 5 साल से भट्टी के सामने बैठ रहा हूं, इसीलिए उम्र ज्यादा लगती है। 5 साल पहले देखते तो अच्छे अच्छे घरों की मरती थी मुझ पर। 2-3 तो जलकर मर गई थी मेरे प्रेम में। जब वो छज्जे पर आती है, हलवाई पीले दांत निकालकर थुथने फैलाकर सांड की तरह दूर से सूंघता है कि तैयार हुई कि नहीं। दीवाना नंबर 4। ये खिलाड़ी है, कई जगह खेलता है, पैसे वाले का लड़का है, चेन सावधानी से कुर्ते के बाहर रखता है। ये अक्सर शाम को आता है। इसका विश्वास है ट्यूबलाइट में आदमी ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसका आना किसी को पसंद नहीं, इसके अच्छे कपड़ों और चेन के कारण। पर तब लड़की चूल्हा फूंकती रहती है। ये प्रेमी बड़े जोर जोर से सोखियां भगाड़ता है, ठहाका लगाता है। वो सुन ले कि कोई मस्ताना उसके लिए बेताब है, पर लड़की तब भीतर चूल्हा फूंकती रहती है। दीवाना वहां लोगों को चाय पिलाता है। वो देख ले कि मैं कितना उदार हूं, पर वो चूल्हा फूंकती है। जोर से कहता है, अरे हजारों रुपए फूंक दिए, यहां तो पैसे को मिट्टी समझते हैं। जरूरतमंद हो और मांगे तो 1000-2000 तो दे देते हैं और भूल जाते हैं। पर लड़की इसकी ये दैवी उदारता सुन नहीं पाती, क्योंकि चूल्हा फूंकती रहती है। इस दीवाने ने समय गलत चुना है। इसे शाम के पहले सवेरे या दोपहर को आना चाहिए, पर इसकी भी मजबूरी है। इसके चेहरे पर चेचक के हल्के दाग हैं, इसीलिए इसे ट्यूबलाइट में ही आना पड़ता है। यह भी किताब की दुकान पर थोड़ी देर बैठता है। वहां से रसोई बनाने का कोना दिख जाता है। फिर ये याद लिए हुए घर चला जाता है। दीवाना नंबर 5। इसे सबके बाद इसलिए ले रहा हूं कि यह 100% दीवाना है। एकमात्र गंभीर और समर्पित दीवाना। गोरा आदमी है, अकेले जिंदगी काट रहा है, हर स्त्री पर मोहित हो जाता है। पर जब से उस लड़की पर इसकी नजर पड़ी है, ये बिल्कुल उसी का हो गया है। रात दिन उसी की याद में लिप्त रहता है। काम में मन नहीं लगता। लोगों से बात करता है तो या तो उसी की बात करता है या गुमसुम उसके बारे में सोचता रहता है। ठीक सामने रहने के कारण भीतर से भी उसे बैठकर या लेटे हुए देखता रहता है। यूं तो ये सेक्स वेक्स इधर उधर जमाता रहता है। इसे हर 6 महीने में मकान बदलना पड़ता है। ब्राह्मण 500-600 रुपए कमाने वाला, देखने में अच्छा और फिर भी शादी ना हो, यह एक सवाल बहुत लोगों के मन में उठता है। परदेसी है यहाँ। एक समस्या तो यही है कि लड़की वालों के सामने कौन सिद्ध करे कि यह ब्राह्मण ही है। इसकी वंशावली कौन बताए। परिवार के कोई बुजुर्ग दिलचस्पी लेते दिखते नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़की वाले आते नहीं है, वो खुद भी तलाश करके लड़की वालों के यहाँ जाता है। पर सुना है कि एक विशेषता है उसमें। वो लड़की की अपेक्षा उसकी मां पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। इससे एक तो लड़की बिचकती है, दूसरे मां उसे कुछ यूं ही समझने लगती है। कुछ लोगों ने समझाया है कि मां को जरूर खुश करो, पर उसे मां समझकर खुश करो यार। पर वो जवाब देता है कि मैं क्या करूं, जिस परिवार में जाता हूं वहां मां और लड़की दोनों मेरे ऊपर मरने लगती हैं। यह समस्या बड़ी टेढ़ी है। मां पर ध्यान देता है तो लड़की बिचकती है और मां लफंगा समझने लगती है। जहां मां अनुकूल होने लगे वहां वो लड़की को काटती है कि तेरा यहां क्या काम, जाकर पढ़ती क्यों नहीं। मां और बेटी दोनों पर एक साथ डोरी डालना खतरनाक होता है। कुछ पुरुष सोचते हैं कि लड़की नहीं तो मां ही हाथ लग जाए, लड़की से तो शादी भी करनी पड़ सकती है। पर इधर ये प्रेमी लोगों से कहता है कि मां मेरे पीछे पड़ी है। उस आदमी की बड़ी आफत है जिसे दुनिया की हर स्त्री अच्छी लगती है और जो ये समझता है कि दुनिया की हर स्त्री मुझ पर जान देती है। ऐसे में एक भी स्त्री हाथ नहीं पड़ती। ये प्रेमी नंबर 5 लड़की के पीछे दीवाना है। वो उससे शादी करना चाहता है, बिल्कुल डूबा है। लड़की भी अनुकूल लगती है, वो इसी की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। दीवानों ने खुद एक सीधी लड़की को जो सहज ही फंसती काइयां बना दिया है और अपना ही नुकसान कर लिया है। देखा देखी तो बहुत हो चुकी, अब निकटता कैसे हो। प्रेमी बड़ा आविष्कारक होता है। लड़की का बाप शराब प्रेमी है। मिसिर जी आइए ना, यहीं बैठे। मिसिर जी आकर बैठ गए। प्रेमी ने ठर्रे का अड्डा खोल लिया और चालू हो गया। मिसिर जी जब आधी से ज्यादा पी गए तो प्रेमी ने कहा,
आपको लड़की की शादी भी तो करनी है। मिश्र जी ने झींकते हुए कहा, मुझे क्या चिंता, तुम जैसा दामाद किस वाले को मिलेगा। तुम तो मेरे दामाद ही हो गए, दुनिया कुछ भी कहे, सबकी माँ की। उसने प्रेमी को गले लगा लिया। प्रेमी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह मिश्र जी घर से निकलते तो प्रेमी ने पुकारा, मिश्र जी जरा सुनिए तो। मिश्र जी ने चलते चलते कहा, ड्यूटी का टाइम हो रहा है, फिर मिलूंगा। उनका नशा उतर गया था। एक नैतिकवादी। ये सीधे खूबसूरत पुस्तक विक्रेता हैं, 3 बच्चे हैं, अच्छी पत्नी है। इनके लिए दुनिया में दूसरी और कोई औरत नहीं है। मैं कभी कभी उनके पास बैठता हूं, वे पीड़ित हैं। कहते हैं कि क्या चल रहा है मोहल्ले में, बड़ी खराब बात है, तमाम हल्ला फैला हुआ है, ये बंद होना चाहिए। फिर कहने लगे, हमारी भी बदनामी हो रही है। वो 3 दीवाने हमारी दुकान पर आकर उससे आंख लड़ाते हैं, इशारा करते हैं, इससे हमारे धंधे पर असर पड़ेगा। मैंने उनमें से 2 से तो साफ कह दिया है कि यहां ना बैठा करो। मैंने थोड़े हल्के मूड में कहा कि अरे तुम हो बुद्धो यार, मैंने देखा है कि वो लड़की तुम्हारी तरफ बहुत देखती है, वो तुमसे बहुत आकर्षित है, तुम एक आध बार उसकी तरफ देख लिया करो। उन्होंने कहा कि यार फालतू बात मत करो, हम इन झंझटों में नहीं पड़ते, हमारी वाइफ है। मैंने कहा, यार एकमात्र वाइफ से काम नहीं चलता, तुम बहुत रसिक हो। ऐसी ऐसी खूबसूरत लड़कियां किताबें खरीदने आती हैं और तुम उनसे 5-10 पैसे कमीशन के लिए झिकझिक करते हो। कल ये पीएचडी वाली आई थी, कैसे प्रेम से बातें कर रही थी, कहती थी हम तो फर्स्ट ईयर से आपके पास आ रही हैं, कहीं और जाती ही नहीं, और तुम उससे कहते थे 5 पैसे से ऊपर कमीशन हम नहीं देंगे। बेचारी कितनी निराश हुई। तुम्हें तो उसे किताबें यूं ही दे देनी चाहिए थी कि ले जाओ पढ़ो। उनका जवाब था, जी हाँ, खूबसूरत औरतों को किताबें यूं ही देता जाऊं तो 3 बच्चे जो मैंने पैदा कर रखे हैं उनका पालन क्या वो पीएचडी वाली करेगी। फिर वे नैतिकता, सदाचार, एक पत्नी व्रत और पतिव्रत धर्म की बातें करने लगे। मैंने कहा, धर्म ग्रंथ इस मामले में बहुत छूट देते हैं। देखो, पत्नी व्रत से पतिव्रत धर्म बड़ा होता है, पर तुलसीदास ने कहा है उत्तम नारी के बारे में, उत्तम कर अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। अर्थात उत्तम स्त्री वो है जिसके लिए सपने में भी कोई पुरुष पराया नहीं है, सब अपने ही हैं। इस पर उनका रिमार्क था, यार तुम्हारा दिमाग विकृत है, तुम उल्टे और गलत अर्थ निकालते हो। अच्छा हुआ जो तुमने पढ़ाने का धंधा छोड़ दिया, हम इस सब को पसंद नहीं करते। मैं उस तीसरे प्रेमी को भी आना बंद करवा दूंगा। और वे मोहल्ले की अनैतिकता पर और गमगीन हो गए। फिर प्रेमी नंबर 5। इस प्रेमी की बात मैंने बीच में छोड़ दी थी। यह आदर्श प्रेमी है। जो होने वाले ससुर को पहले से ही दारू पिलाए वो आदर्श प्रेमी होता है, पर सुबह नशा उतरने के बाद वो ये जरूर सोचता होगा कि संभावित आदर्श दामाद शराब पीता है। रात को लगभग 1.5 पौवा पीकर जो गले लगाकर दामाद बना लेता है, वो सुबह ये कहकर टरका जाता है कि ड्यूटी पर जाना है, टाइम हो रहा है। लड़की की मां चतुर है, वो सब समझ रही है। एक दिन लड़की के घर में आटा नहीं था, चूल्हा ठंडा पड़ा था। मां ने छोटी लड़की को प्रेमी के पास भेजा। बोली, सामने वाले बाबूजी से कहना कि हमें थोड़ा आटा दे दे, हमारे घर आने पर लौटा देंगे। लड़की गई। प्रेमी प्रेम में सिर से पांव तक डूबा हुआ है। कहता है कि मैं उसके लिए प्राण भी दे सकता हूं, प्रेमिका भूखी बैठी है। प्रेमी ने झट से लगभग 2 किलो आटा लड़की को दे दिया, मगर उसके जाने के बाद डायरी निकालकर उसके नाम 2 किलो आटा और उसकी कीमत लिख दी। मुझे ऐसे आदर्श प्रेमी बड़े अच्छे लगते हैं जो प्राण देने को तैयार हैं, मगर भूखी प्रेमिका को जो आटा देते हैं उसकी कीमत उसके खाते में लिख लेते हैं। प्राण की कोई कीमत है? बाजार में कौन खरीदता है प्राण? आटा फिर भी 1 किलो 1.5 रुपए का होता है। हिसाब प्रेम में जरूर होता है। कहीं प्रेम में फल नहीं आए या शादी ना हुई तो कम से कम हिसाब तो रिकॉर्ड में रहेगा। लड़की कभी दाल भी ले जाती है और प्रेमी उसकी कीमत प्रेमिका के खाते में डाल देता है। आखिर एक दिन छोटी लड़की ने सुबह आकर कहा, भैया अम्मा ने कहा है कि भोजन दोपहर को हमारे यहां करना। प्रेमी थोड़ी देर तो सुन्न बैठा रहा, फिर विचलित हुआ। आखिर घर में जाने का सिलसिला बंधा। दोपहर के खाने को 3 घंटे थे। इतना समय काटे कैसे? क्या सिनेमा का मैटिनी शो देखा है? खुशी से अर्धविक्षिप्त हो गया। मन को लगाए रखने के लिए सामान संभालने लगा, उसमें भी मन नहीं लगा।
सड़क पर निकल पड़ा, चौराहे तक गया, बगल की दुकान से पान खाया, लौटा तो फिर पान खाया, फिर दूसरे चौराहे तक गया, इस बार इधर के पान वाले से पान खाया, फिर दूसरे चौराहे की तरफ गया और फिर पान खाया। पान वालों ने कहा, आज तिवारी जी 15-15 मिनट में पान खा रहे हैं, क्या बात है। वो दोनों चौराहों तक 6 बार जा चुका था और 24 पान खा चुका था। पता नहीं पानों का हिसाब उसने प्रेमिका के खाते में लिखा या नहीं। फिर थक कर बैठ गया और बच्चन के गीत पढ़ने लगा। उसके बाद स्नान किया, झकझक धोती और कुर्ता पहना, चेहरे पर स्नो लगाया और बिना आसपास देखे चोर की तरह सीढ़ियां चढ़ गया। बड़े प्रेम से उन लोगों ने खाना खिलाया। खाने के बाद लड़की की मां ने कहा कि भैया काहे को हाथ से रोटी बनाते हो, यही खा लिया करो। सुनकर प्रेमी को थोड़ी देर तो होश नहीं रहा, फिर होश में आया तो बोला, आप लोगों की इच्छा है तो खा लिया करूंगा, पर आप लोगों के भी खर्चे लगते हैं, आपको 60 रुपए हर महीने लेने पड़ेंगे। मां ने कहा, आपस में पैसे की क्या बात है, आप तो शाम से ही खाना शुरू कर दो। शाम को प्रेमी खाने गया तो पहले 60 रुपए मां के हाथ में रखे। इधर बाकी दीवानों की दुनिया में तहलका मच गया। साले ने वहां रोटी खाना शुरू कर दिया, इसे पीट कर मोहल्ले से भगाना पड़ेगा। प्रेमी दोनों टाइम आसपास बिना देखे सीढ़ियां चढ़ जाता है। एक दिन हलवाई कहने लगा, भैया कोई दिन हमारी जलेबी भी चखा दो। पहले खाना मां और छोटी लड़की परोसती थी, फिर बड़ी परोसने लगी। वो खाना कम और हाव भाव ज्यादा परोसती थी। सब दीवानों ने मिलकर सीधी लड़की को चतुर बना दिया है। 15-20 दिन बाद एक दोस्त ने कहा, तिवारी जी कुछ दुबले लग रहे हो, भोजन तो वहां अच्छा मिलता है ना। प्रेमी ने कहा, भोजन तो अच्छा मिलता है पर जरा भूख ही कम हो गई है। मित्र ने कहा, हाँ भाव तिरके में खाया नहीं जाता होगा। प्रेमी ने कहा, हाँ ऐसा ही है। मित्र ने कहा, कुछ संकेत से आइडिया देती है। प्रेमी ने कहा, हाँ, मां की नजर बचाकर पल्ला लापरवाही से खिसकाकर ऊपर की चीज क्षण भर को दिखा देती है। और वो ध्यान मग्न हो गए। मित्र सच्चा है, प्रेमी से सहानुभूति चाहता है कि इसकी शादी उससे हो जाए, पर मां बाप जांच रहे हैं, भरोसा कर लेना चाहते हैं। इधर प्रेमी ने उस ऊपर वाली चीज को क्षण भर कभी दिखा देने के उपलक्ष्य में 60 रुपए के 70 रुपए कर दिए। 3 महीने भोजन का सिलसिला चला, फिर एक दिन बंद हो गया। मित्र ने पूछा तो बोला, वहां खाना नहीं खाऊंगा, होटल में खाऊंगा। फिर उसने हिसाब की किताब निकाली और दाल चावल नगद का टोटल करके बोला, 250 रुपए खर्च हो गए, अब तो चाहे जो हो जाए मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा, चाहे नौकरी चली जाए, चाहे भूखा मर जाऊं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। दोस्त ने पूछा, क्या वो भागने को तैयार है और कानूनी हिसाब से बालिग हो गई है? प्रेमी ने कहा, भागेगी क्यों नहीं, जरूर भागेगी, बालिग फालिग की मैं परवाह नहीं करता, मैं उसके लिए जेल जा सकता हूं, प्राण दे सकता हूं। फिर उसने हिसाब की कॉपी देखी और कहा, अरे यार 250 रुपए चले गए। दोस्त ने पूछा, पर संबंध कैसे खराब हो गए? अरे वो आदमी और औरत ऐसे ही हैं। दोस्त ने अंदाजा लगाया कि इसकी तुनक मिजाजी के कारण शायद संबंध बिगड़े हों या ये उतावली में कुछ आगे बढ़ने लगा हो। प्रेमी अब उस घर की तरफ देखता नहीं है। बाकी दीवाने रिमार्क करते हैं उसे सुनाकर, कट गई पत्ती, कट गई। एक दिन प्रेमी अपने दोस्त से कहने लगा, लड़की के माँ बाप अब मुझसे डरने लगे हैं, जानते हैं कि लड़की मुझ पर मोहित है, कहीं मैं कुछ कर ना बैठूं, उसे लेकर भाग ना जाऊं। दोस्त ने कहा, लड़की पहले चाहे जो कहे अक्सर भागने के वक्त पीछे हट जाती है, कहती है हृदय से तो मैं तुम्हारी हूं और हमेशा रहूंगी। लड़की को ये मुहावरे रटे रहते हैं। प्रेमी ने कहा, वो ऐसी नहीं है, साहसी है, इसी वक्त उसे घर से निकाल सकते हैं। फिर कहने लगा, वे लोग चाहते हैं कि मैं ये मकान छोड़ दूं, छोड़ूंगा तो पैसे लेकर छोड़ूंगा, यूं ही नहीं छोड़ दूंगा, कहूंगा 50 रुपए दो तो मकान छोड़ देता हूं। आदर्श प्रेमी के यही लक्षण होते हैं। वो उदास रहता है, चिढ़ता है, हर आदमी को अपना शत्रु समझता है। दोस्तों ने सलाह दी कि पुराने ख्यालात के आदमी हैं, घर से किसी बुजुर्ग को बुला लो, वो बाकायदा संबंध की बात कर लेंगे। प्रेमी ने कहा, अरे बुजुर्गों की ऐसी की तैसी, जब सालों ने इस उम्र तक परवाह नहीं की तो अब मैं उन्हें क्यों बुलाऊं? जो करना है मैं खुद ही करूंगा, मैं क्रांतिकारी आदमी हूं। लड़की गरीब आदमी की है, घर का सब काम करती है, रोटी बनाना, घर साफ करना, कपड़े धोना, सीधी और भोली लड़की है। थोड़ी देर पढ़ने चली जाती थी। अभी अभी उसने किसी तरह मैट्रिक पास किया है। उसे लगता था यही उसकी जिंदगी है।
पर दीवानों ने अपनी हरकतों से उसे भान करा दिया है कि उसके पास रोटी बनाने, कपड़े धोने और घर साफ करने के सिवा कुछ और भी है जो घर के नहीं, बाहर वालों के काम का है। यूं उम्र पाकर हर लड़की को यह बोध हो ही जाता है, पर इसे थोड़ा पहले ही दीवानों ने करा दिया। इसलिए वो छज्जे पर बार बार आकर घर के दमखोट वातावरण से मुक्ति पाती रही और लगातार समझती रही कि वो क्या है जो घर के नहीं, बाहर के काम का है। 17 साल तक पहुंचते पहुंचते वो समझ गई कि गरीबी के कारण उसकी शादी होना कठिन है। उसका दम यहीं घुट जाएगा या किसी ऐसे के गले मर दी जाएगी जहां वो यहां से भी ज्यादा घुटे। वो सोचने लगी कि प्रेमी नंबर 5 से शादी हो जाए तो ठीक हो। बाकी दीवानों को वो जानने लगी थी। शादी करने का इच्छुक वही सिर्फ दीवाना नंबर 5 था। 18 पार कर रही थी। चाहती थी कि सस्ती मैली साड़ी, हल्के ब्लाउज और खोपरे के तेल संवारे बाल किसी को गंभीरता से अच्छे लगे। प्रेमी नंबर 5 उसकी इस सादी सुंदरता पर मुग्ध था, तो उसे अच्छा लगता था कि गरीबी और भुखमरी के बाद भी मुझ में कुछ है जो उसे अच्छा लगता है। मगर लड़की को दीवानों ने खुद ही चतुर बना दिया था। 3 महीने से घर में वो भोजन करने आता तो माँ बाप तो उसे जांचते ही थे, लड़की भी जांच रही थी। सबको ये विश्वास हो गया था कि इसे दहेज वहेज नहीं चाहिए, शादी सस्ते में निपट जाएगी। पर सबको 3 महीने के अनुभव में यह समझ आ गया था कि यह आदमी तुरक मिजाज, अस्थिर और कुछ भी कर सकता है। ये बारात से भी लौट सकता है। वे उसके प्रति ठंडे होने लगे, पर लड़की उष्णता का एहसास उसे देती रही। यह उष्णता जो वापस लौटे उसकी भी जरूरत थी। लड़की को फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो कहीं जाए। 4-5 मकान आगे एक परिवार रहता है। गृह मालकिन अच्छी है, उसे वो मौसी कहती है। लड़की कभी कभी मौसी के घर जाती है, 1-2 घंटे बैठती है। उसे वहां अच्छा लगता है। मौसी भी उसे चाहती है, सोचती है कि कैसी सुंदर लड़की है, सुशील और भली। पर गरीबी तेरा बुरा हो, इसकी शादी नहीं हो रही है। जिस घर में भी पहुंच जाएगी उजाला कर देगी। नैतिकवादी पुस्तक विक्रेता कहता है, अरे हम तो जानते ही थे कि एक दिन ऐसा होगा। हम तो जानते थे। मोहल्ले के लोग कहते हैं, जो छज्जे पर खड़ी मर्दों को देखती है वो ऐसा ही तो करेगी। कुछ कहते हैं, अरे ठीक ही हुआ। दीवाने कहते हैं, साली छिनाल निकल गई। औरतें कहती हैं, किसे पता था भैया ये लड़की ऐसा करेगी। क्या हुआ, पेट बढ़ गया, गर्भ गिरा दिया गया? नहीं। एक दिन लड़की ने मां से कहा, मां मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट पेटी में से निकाल दे, लड़कियों के स्कूल में नौकरी मिल जाएगी। मां खुश हुई, 100-125 और घर में आएंगे। फिर वो एकाएक हलवाई के पास गई और बोली, चाचा जी आज तो जलेबी खाएंगे। चाचा जी सुनकर हलवाई खिन्न तो हुआ, पर पीले दांत निकालकर कहा, जितनी चाहो खाओ, तुम्हारी ही दुकान है। उसने एक पूड़े में जलेबी बांध दी। लड़की घर लेकर आई। माँ ने कहा, ये क्यों ले आई है? लड़की ने कहा, माँ आज मुझे नौकरी मिलेगी ना, उसी खुशी में। फिर दाढ़ी वाले प्रेमी को 2 बाल्टियां देकर कहा, भैया जरा ये भरकर ऊपर रख देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर क्रॉकरी वाले से कहा, मैं जरा एक काम से जा रही हूँ, भैया जरा 1 किलो आलू ऊपर भिजवा देना, अभी लौटकर पैसे दे दूंगी। फिर प्रेमी नंबर 5 के पास गई और बोली, मुझे 50 रुपए फौरन दे दो, बड़ी मुसीबत आ गई है। प्रेमी गदगद हो गया, पहली बार घर आई थी। उसने 50 रुपए फौरन दिए और उसका हाथ पकड़कर भीतर खींचते हुए बोला, एक बार तो पास आ जाओ। लड़की ने कहा, नहीं ये रुपए मैं माँ को देकर जल्दी आती हूँ, कहीं जाना मत, यहीं रहना। वो घर गई। प्रेमी नंबर 5 के दिए हुए साड़ी ब्लाउज पहने। माँ से कहा, मौसी के घर जा रही हूँ, मौसिया जी के मार्फत ही नौकरी लगने वाली है। मौसी का परिवार बड़ा प्रतिष्ठित और प्रभावशाली। उन लोगों ने एक लड़का तय कर रखा था। माँ विधवा थी। लड़का बैंक में काम करता था। लड़की उसे पसंद थी। दिन तय कर रखा था। मैट्रिक का सर्टिफिकेट वो उम्र के सबूत के लिए ले गई थी। वैदिक रीत से विवाह घंटे भर में हो गया। 4 घंटे बाद लड़की लौटी तो बढ़िया साड़ी और गहने पहने थी। पीछे 2 रिक्शों में सामान था। लड़की के साथ लड़का बैठा था। सास ससुर के पांव छूने आया था। वे दोनों ऊपर गए। पिता ड्यूटी पर था। उसने लड़की की मां के पांव पर सिर रख दिया। अचरज ये कि मां को अचरज नहीं हुआ। लड़का लौट गया। विदाई बाद में होनी की थी। लड़की छज्जे पर आई
इतना लंबा चौड़ा और गहरा सिंदूर मांग में भरा था कि मील भर से दिखता था। घर के सामने भीड़ सी लग गई। राहगीर पूछते, क्या बात है, कोई मौत हो गई है क्या? दूसरे राहगीर ने कहा, हाँ भैया, लगता है कोई मौत ही हो गई है। तभी मोहल्ले के एक मस्खरे ने कहा, एक नहीं भैया, 4-5 मौतें हो गई हैं, 4-5।